हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये हमारी डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, तो आप मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं उस वीडियो का दूसरे जो वीडियो बनाना चाहिए था मुझे, वो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं उसका लिंक जो है मैं वेबसाइट के अंदर दे देता हूँ। और सीरियल वाइज सारे टॉपिक वाइज वेबसाइट मैंने दे रखा है। आप वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे नोट्स होंगे, कोडिंग्स होंगी, सारे सोर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, और वीडियोस जो हैं आपको मिलेगा ही मिलेगा। सारे टॉपिक्स के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो आपको पढ़ाई करना है बीसीए का जो भी सब्जेक्ट है, टॉपिक, उसको वहाँ पे देखिए, आपको जो है बस मिल जाएगा आपको। ओके, और हो सके तो मैं उसमें सर्चिंग टेक्निक भी यूज़ कर दूंगा कि सर्च करने पर आपका वो जो टॉपिक वाइज जो सर्च करोगे उस टॉपिक में आपका वो आ जाएगा। सर्च वाला फीचर भी वेबसाइट में डालने की कोशिश करूँगा। ओके, या फिर आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट में ढूंढ सकते हो कहाँ पर आपका वो टॉपिक है। ढूंढना क्या है, बस आपको वहाँ पे जाना है। आप जैसे वेबसाइट खोलोगे उसके बाद बीसीए वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको सारे दिखेंगे। टॉपिक वाइज सारे सेमेस्टर वाइज होंगे। हर सेमेस्टर में जाके आप चेक कर सकते हो कौन सा टॉपिक आपका मैच कर रहा है आपके यूनिवर्सिटी से। ज़्यादातर टॉपिक्स जो होते हैं सेम ही होते हैं हर यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स के। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है डेटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन ए formalized manner suitable for communication, interpretation और processing by human और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका कहने का मतलब है कि डेटा क्या होता है। डेटा वो चीज़ होता है जिसको मशीन या ह्यूमन द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है, फिर उस डेटा के माध्यम से इंफॉर्मेशन तैयार होती है हमारी, उसे डेटा कहते हैं। ठीक है, बट जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी तैयार होती है और वो इन्फॉर्मेशन अलग होता है, डेटा अलग होती है। डेटा रॉ फैक्ट होता है हमारा, कहने का मतलब है कच्चा माल होता है। ठीक है, डेटा हमारा एक तरह से कच्चा माल होता है और इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारा पक्का माल होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऊन है, मम्मी मम्मी जब ऊन से स्वेटर बनाती है तो जो ऊन होता है वो हमारा डेटा है। ठीक है, जब स्वेटर बन जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, एक बढ़िया तरीका है आपको बताने का। डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर। इंस्ट्रक्शंस कहने का मतलब है, अगर आप कंप्यूटर के अंदर ए जैसे अजय लिख रहे हो तो अजय में AJAY ऐसे टाइप कर रहे हो, या फिर आप जैसे लायन LION टाइप करते हो तो LION जो है ये हमारा डेटा है, बट इसका जो इन्फॉर्मेशन होगा शेर, ये हमारा शेर कहलाता है। पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। और डेटा को हम A to Z, 0 to 9 एंड ये प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें डेटा में आते हैं। ठीक है, अब डेटा आइटम्स पढ़ते हैं। ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट। नेम ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा आइटम से नेम। डेटा आइटम का मतलब यह है कि उस वो जो डेटा हैं कई सारे, वो एक सेट के अंदर स्टोर हैं। मतलब
मान लीजिए कई सारी मतलब मान लीजिए नेम हो गया, एज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एक सेट के अंदर हो उसे डेटा आइटम कहते हैं। जैसे ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज प्रेजेंट। देखिए ये जो नेम है ना, ये हमारा नेम जो है लिखा हुआ कैपिटल लेटर में, इसको हम क्या कहते हैं, डेटा आइटम कहते हैं। किस लिए कहते हैं, अब देखिए इस नेम के अंदर कितने सारे नेम आ सकते हैं। जैसे अजय हो गया, प्रिंस हो गया, राहुल हो गया, कितने सारे नेम आ जाएंगे। इससे हम कहते हैं डेटा आइटम। डेटा आइटम वो होता है जिसके अंदर और भी डेटा हमारा इंक्लूड हो जाए, ठीक है, उसे हम डेटा आइटम्स कहते हैं। अब चलिए देखिए, द डेटा आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। दो टाइप्स के हमारे डेटा आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्री हो गया और एक ग्रुप डेटा आइटम्स। एलिमेंट्री का मतलब देखिए, दिस डेटा आइटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, फॉर एग्जांपल SID। अब देखिए मान लीजिए आप कोई टेबल तैयार कर रहे हो एक्सेल के अंदर कि स्टूडेंट की जो डेटा है वो बना के दिखाओ। स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उसके स्टूडेंट्स के सारे चीज़ें, एज हो गया, ID हो गया, ID नंबर, ये सब चीज़ें तैयार करो। तो उसमें जो हमारी ID नंबर है वो तो हमारे चेंज हो नहीं सकता, ओके, वो तो यूनिक ही है, वो बदल नहीं सकते। उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री डेटा आइटम। हर स्टूडेंट्स का आई अलग अलग हो सकता है। ग्रुप डेटा आइटम्स में क्या है, दिस डेटा आइटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री डेटा आइटम्स। फॉर एग्जांपल डेट में बी डिवाइडेड इनटू डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। ऐसा बता रखा है आपको समझाने के लिए। ये ग्रुप डेटा आइटम्स में वो होते हैं डेटा आइटम्स जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेम के अंदर, नेम को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, मान लीजिए नेम, फुल नेम एंड लास्ट नेम, ऐसे कर सकते हो ना। नेम के भी कई पार्ट्स हो गए, बट ID हमारा जो है सिंगल ही रहता है। ID जो नंबर होता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट ID नंबर, वो सेम होता है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते हम। उसे वो हमारा एलिमेंट्री डेटा आइटम में आता है। ग्रुप डेटा आइटम्स में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ओके। अब चलते हैं रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड इज़ ए कलेक्शन, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना हमें। रिकॉर्ड इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। पेरोल रिकॉर्ड फॉर एन एम्प्लॉय कंटेन्स डेटा फील्ड सच एज नेम, एज, क्वालिफिकेशन, सेक्स, बेसिक पे। ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर मैं बोल दूं उस स्टूडेंट का मुझे डेटा चाहिए, तो आप डेटा कहाँ से लाओगे, वो आपने स्टोर कर रखा होगा कहीं पर, वो रिकॉर्ड कर रखा होगा, तभी ना आप दोगे मुझे, बताओगे कि ये रहा स्टूडेंट का डेटा, ये रहा। तो वो रिकॉर्ड पड़ी है हमारे फाइल के अंदर। अब फाइल क्या होती है वो देखिए, फाइल डेटा फाइल कह लो या डेटा फाइल कह लो। अब देखिए, फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पेरोल फाइल माइट कंसिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय पे रिकॉर्ड्स फॉर ए कंपनी। अब देखिए, अब कंपनी कर लो या फिर अब स्कूल से ही कर लेते हैं। जैसे स्कूल में हमारे पास जो है स्टूडेंट का डेटा जो हमने एक फ़ाइल में सेव कर रखा है, उस फाइल में जो हमने डेटा सेव कर रखा है वो फाइल हमारा रिकॉर्ड के अंदर सेव है। मतलब हमारा कोई हार्ड डिस्क होगा उसके अंदर सेव है। अब ये फाइल के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट की जो भी डेटास होती है वो सारी रिकॉर्ड होती हैं, मतलब सारी डेटा सेव होता है उस फाइल के अंदर। डेटा सेव होता है मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं, उसे हम फाइल कहते हैं। वो फाइल हमारा किसी भी नाम से हो सकता है। ये मैंने PC सॉफ्टवेयर में आपको अच्छे से बता रखा है फाइल क्या होती है, ओके। आप चाहो तो PC सॉफ्टवेयर की फर्स्ट क्लास देख लीजिए, नहीं सेकंड पार्ट देखिए, आपको उसमें फ़ाइल क्या होती है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। अब इस पे आ जाते हैं, देखिए एग्ज़ाम्पल में।
मार्क्स क्या होता है हमारा फील्ड, रिकॉर्ड में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी नंबर, अमित है उसका नाम, उसका मार्क्स कितने, उसका एज क्या है, उसका एड्रेस, ये सारे रिकॉर्ड्स में आते हैं। और फाइल में देखिए स्टूडेंट की फ़ाइल, ये पूरी फ़ाइल जो होता है स्टूडेंट नेम मार्क्स, ये सारी की सारी चीज़ें पूरा टेबल जो है हमारा इस फाइल के अंदर सेव है, उसे हम फाइल कहते हैं। ठीक है, मतलब फाइल के अंदर डेटा को सेव करना ही हमारा फाइल कहलाता है। कोई भी डेटा हो इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स कह लो या फिर कुछ भी, पेरोल कह लो या फिर स्टूडेंट का जो डेटा है वो सारी चीज़ कह लो, ऑफ द एम्प्लॉई या फिर एम्प्लॉई का कोई भी रिकॉर्ड हो उसे हम फाइल कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब देखिए एंटिटी एट्रीब्यूट डेटा वैल्यू, एंटिटी एट्रीब्यूट डेटा वैल्यू क्या क्या होती है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए एन एंटिटी इज ए पर्सन प्लेस थिंग इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। एंटिटी मतलब मान लीजिए सबका बॉस, उस बॉस का फिर कोई बॉस होगा, फिर उस बॉस का भी एक जो काम करने वाले होंगे उसके अंदर काम करेंगे हम। कहने का मतलब यह है कि एंटिटी का मतलब है जो हमारी टेबल है ना, उसका जो मेन हेडिंग क्या है, स्टूडेंट फाइल, ये हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, एंटिटी हो गई। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए, स्टूडेंट के अंदर जो भी हेडिंग आ रही है, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स, ये सारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड डेटा वैल्यू क्या हो गई, अब इनके जो डेटास आ रहे हैं स्टूडेंट की डेटा क्या क्या है, 1001, 1002, नेम क्या अमित, रितु, 85, 75, ये सारी जो डेटा हैं ये डेटा वैल्यू में आती है। ओके, अब देखिए इसमें जैसे बता रखा है एन एंटिटी इज ए पर्सन प्लेस थिंग इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम एंटिटी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टूडेंट को हम एंटिटी कहेंगे। अब ऐसे ही एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंटिटी, एट्रीब्यूट्स को भी हम जो एंटिटी का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो शो करती है, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे एंटिटी हो गई स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो सारी प्रॉपर्टी हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स, ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज़, उसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। अब डेटा वैल्यू उसे कहेंगे, डेटा वैल्यू इज़ द एक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेन इन ईच एट्रीब्यूट, जो भी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर जो भी डेटा है उसे हम डेटा वैल्यू कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में भी आपको अच्छे से बता रखा है। एंटिटी हमारा एम्प्लॉय हो गया, एट्रीब्यूट्स हमारा एम्प्लॉय नंबर्स, नेम, एज, सेक्स, ये हमारा एट्रीब्यूट्स। वैल्यू हो गई एम्प्लॉय नंबर्स 10 हैं, नेम क्या है विकास, एज 42, सेक्स मेल, ये सारा हमारा वैल्यू हो गई। ऐसे ही ईजी है। ठीक है, अब एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटीज विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स, जिसके एट्रीब्यूट्स सेम हो बट एंटिटीज़ अलग अलग हों। जैसे स्टूडेंट है हमारा, मान लो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ये फाइल है, बट हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है क्या नाम का, एम्प्लॉय। मान लो एम्प्लॉय को भी हमने स्टूडेंट कह दिया, तो एम्प्लॉय में भी हमारा जो अब यहाँ पे आईडी है सेम है, उसका भी आईडी अलग हो सकता है बट ये जो हेडिंग है ना, एस आई डी, नेम, मार्क्स, ये सेम है, एट्रीब्यूट्स सेम है उसके, तो हमारा जो है उस सेट के अंदर आ जाता है, एंटिटी सेट कहला जाता है वो। मतलब एंटिटी सेट के अंदर क्या है कि दोनों entities with similar attributes form an entity set. For example, all the employees in an organization form an entity set. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर उनका जो जो एट्रीब्यूट्स हैं अगर सेम हो तो हमारे स्टूडेंट हो गया या एम्प्लॉय हो गया वो हमारे एंटिटी सेट के अंदर आ जाएंगे। या फिर कोई दूसरा भी हो, जैसे एम्प्लॉय के बाद आ गया कुछ दूसरा नाम ले लो आप, कॉमर्स स्टूडेंट हो गया, या फिर आप ले लो बीसीए स्टूडेंट्स हो गए। इस सब का जो होता है
ये हमारे सारे एंटिटी है ना, इस सब का एट्रीब्यूट्स भी सेम होंगे। SID सब में होगा, नेम भी होगा, मार्क्स भी होगा। तो ये अगर एट्रीब्यूट्स सेम होंगे तो उसे हम एंटिटी सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्राइमरी की पे आ जाते हैं एंड सेकेंडरी की पे। ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन ए रिकॉर्ड विच आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड यूनिकली इज कॉल्ड ए प्राइमरी की और सिंपली की। मतलब वो रिकॉर्ड जो बहुत ही यूनिक हो, उसके ज़रिए हम आसानी से उस रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का आईडी, इस आईडी को डालते ही इसका नाम, मार्क्स, एड्रेस सब आ जाता है, तो हमारा जो है यूनिक है, ये हमारा स्टूडेंट आईडी। नेम में तो हमारा अमित जो है 2 बार भी आ सकता है, ऋतु 2 बार आ सकती है, और मार्क्स भी जो होते हैं डबल बार आ सकते हैं। इसलिए ये प्राइमरी की के अंदर वो होते हैं जो यूनिक हो, जो बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है। अलग जैसे मतलब हर स्टूडेंट का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, उसी को हम प्राइमरी की कहते हैं। ओके, अब चलते हैं सेकेंडरी की पे। ए फील्ड इन ए रिकॉर्ड विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स बट नॉट यूनिकली इज कॉल्ड ए सेकेंडरी की। अब यूनिकली ना हो उसे हम सेकेंडरी की कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम हो गया, मार्क्स हो गए, ये हमारे सेकेंडरी की में, मतलब जो प्राइमरी की में ना आ सके उसे हम सेकेंडरी की कहते हैं। जैसे नेम, मार्क्स, इसे हम सेकेंडरी की में रखेंगे, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पढ़ना बहुत आसान मेन है। अब देखिए, generally students are asked to write programs which solve simple problems and the small amount of data. Therefore they need not concern themselves about how the data are stored in computer's main memory and how slowly or quickly the operations of retrieval and updations are performed. कहने का मतलब यह है कि जो भी हम प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ टाइप करते हैं, तो उसमें जो है हमारा मेन मेमोरी जो होती है, हमारी रैम कह लो, उसके अंदर ये डेटा कैसे जो है कैसा स्ट्रक्चर बनाती होगी कि उसको स्टोर करके फिर उसको सेव करके फिर हमें दिखाती है। उसका टाइम कितना लगता है अपडेट करने में, अगर हम कुछ अपडेट कर देते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, मतलब उस मतलब जो हमने टाइप किया था उस टाइप को मिटा के दूसरा टाइप करने पर उसमें कितना टाइम लगता है उसको। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही कीबोर्ड में टाइप करते हो AJAY, तो वो ए जो है हमारा पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर के भाषा समझने के लिए, ठीक है। अब उसको जो है वो स्टोर करेगा किसी मेमोरी लोकेशन, मेन मेमोरी में। अब स्टोर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो टाइम, और फिर अगर मान लीजिए मैंने अजय लिखने पे के बाद मैंने अजय को मिटा के फिर मैंने लिख दिया राहुल, अब उसको अपडेट कर दिया मैंने अजय की जगह पे, तो अब जो है वो जो टाइम लेगा डिलीट करने में, वो टाइम या उसके बाद अपडेट करने का टाइम, मतलब उसके बाद मेमोरी में जो है राहुल लिखाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे अपडेशन में आती है, और ये सारी इन सब का स्ट्रक्चर कैसे होगा और वो स्टोर किस तरीके से हो रही है मेन मेमोरी के अंदर। अब देखिए, हाउएवर व्हेन ए कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम इज़ टू बी सॉल्व्ड और व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ टू बी यूज्ड, देन it is very important that the data be organized in main memory so as to give faster access to data and the program to be written accordingly. Otherwise main memory space as well as computer time required for various operation may be wasted. ये हमारे इसमें मेमोरी वेस्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाए, जो भी हम टाइप करते हैं जल्दी से जल्दी स्टोर होके हमें प्रोसेस हो जाए, या फिर मेन मेमोरी का स्पेस है जो कंप्यूटर का टाइम रिक्वायर्ड है वो ऑपरेशन जो है वेस्ट ना हो जाए। इन मेन मेमोरी टाइम टू एक्सेस एनी लोकेशन इज़ द सेम वेयर एज टाइम टू एक्सेस एनी लोकेशन इज़ नॉट द सेम ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन of data in main memory and organization of data in secondary memory have been discussed separately. Organization of data on secondary storage such as disk and tapes will be discussed in this chapter, in the chapter on file organization. फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर क्या करते हैं हम, सेकेंडरी
जो मेमोरी है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, बट हम अभी जो है इसमें मेन मेमोरी में पढ़ाई करते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर कैसे ये सारी डेटा हो रही है। मेन मेमोरी का मतलब रैम कह लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस रैम के अंदर हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर रैम होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी रैम होता है। उस रैम के अंदर ये डेटा कैसे बार बार प्रोसेस कर रही है, कितना टाइम लगा रही है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे वो डेटा को स्टोर कर रही है, किस तरीके से स्टोर कर रही है, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए क्लास ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑपरेशंस दैट आर डिफाइंड ऑन इट। देखिए डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशंस। अब देखिए डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि अगर हम कोई डेटा टाइप करते हैं तो किस तरह से प्रोसेस होगा, उसका जो ऑपरेशंस हैं क्या क्या होंगे उसके अंदर, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर में आता है। मतलब डेटा को स्ट्रक्चर देना, इस तरह से प्रोसेस करो, इस तरह से प्रोसेस करो, उस तरह से मत करो, इसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। लेट अस नाउ फॉर्मली डिफाइन ए डेटा स्ट्रक्चर। देखिए a data structure is a set of values along with the set of operations permitted on them. It is also required to specify the semantics of the operations permitted on the data values, and this is done by using a set of axioms which describes how these operations work, and therefore a data structure is made of, देखिए, a set of data values, a set of functions specifying the operations data values, a set of axioms describing how these operations work। डेटा वैल्यूज़ जो भी होंगे उसका एक सेट होगा, उसके फंक्शंस जो होंगे उसके भी एक सेट अलग से होगा। ये सारी चीज़ इसमें बता रखा है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन हमारी जो है, एक प्रिमिटिव होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है, लीनियर नॉन, और जो प्रिमिटिव जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। द डेटा स्ट्रक्चर दैट आर एटॉमिक आर कॉल्ड प्रिमिटिव। एग्जांपल आर इंटीजर, रियल, बूलियन एंड कैरेक्टर्स। जो इंटीजर नंबर है, रियल नंबर है, बूलियन एंड कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर हैं जैसे 4 या फिर -4 3, या फिर बूलियन में A+B या फिर A B, ये सारे जो हैं हमारे प्रिमिटिव में आते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर दैट आर नॉट एटॉमिक आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट। एग्जांपल आर रिकॉर्ड्स हो गई, एरे एंड स्ट्रिंग हो गया। मतलब कहने का मतलब है हमारा जो कीवर्ड्स है ना, वो हमारे हो गए नॉन प्रिमिटिव। कहने का मतलब है कि एरे के अंदर हमारी सारी डेटा आती है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमारी स्ट्रिंग वाली डेटा आएगी, रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे सारे डेटा रिकॉर्ड्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेट के अंदर हमारे सारे डेटा हों, उसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर को हमने ये प्रिमिटिव का ये रहा, नॉन प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर हो गया। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या है कि एरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, फाइल्स होगी, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर डेटा आ सकती हैं। बट पॉइंटर, कैरेक्टर, ये खुद डेटा है, ठीक है। जो खुद डेटा हो उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। इंटीजर भी एक खुद डेटा ही है। इंटीजर नंबर हमारा हो गया 4 3 कुछ भी हो गया, ये हमारे डेटा है। फ्लोट नंबर जैसे 2.5 ऐसा हो गया हमारा फ्लोट नंबर। कैरेक्टर में ABC, ये सारे, ये भी तो डेटा ही है ना। पॉइंटर भी हमारा एक डेटा ही होता है। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एरेज हो गई हमारी, इसके अंदर हमारे सारे डेटा होती हैं। स्ट्रिंग हो गई तो स्ट्रिंग टाइप की डेटा इसके अंदर होंगी, स्ट्रिंग के अंदर। लिस्ट के अंदर भी कई सारी डेटाज होंगी, फाइल्स के अंदर में भी कई सारी डेटा होगी। तो जिसके अंदर डेटा उसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप्स हैं, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में क्या है
स्टैक्स क्यूज ग्राफ्स, स्टैक्स और क्यूज होते हैं लीनियर, मतलब लाइन वाइज लाइन सीक्वेंस वाइज डेटा इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर लिस्ट। और नॉन लीनियर में क्या है कि किसी भी सीक्वेंस में आ सकती है, जैसे ग्राफ हो गई, ट्री हो गई, इसका जो है हमारा एग्जाम्पल है। ऐसा आपको बना भी लेना है, एग्ज़ाम में दिखा भी देना है अगर क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, इन लीनियर स्ट्रक्चर द डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस, एग्जांपल इज एरे। इन नॉन लीनियर डेटा आइटम्स आर नॉट सीक्वेंस। बस वही सिंपल सी बात है। अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या होता है? इन होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। सारे एलिमेंट्स जो होती हैं वो सारे बहुत ही सेम सेम होती है होमोजीनियस में। बट जैसे एग्जांपल में एरेज हो गए, एरेज में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है हमारे सेम टाइप के होती हैं, क्योंकि ये एरे है, एरे में इसका रूल है इसका, ठीक है। इन नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर में क्या है, द एलिमेंट्स में और मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस। ओके। स्टैटिक डायनेमिक, पता है, नाम से ही पता चला, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चलता हुआ। Static structures are ones whose size are structures and structures associated memory location are fixed at compile time। compile time पर जो आता है इसका जो मेमोरी होती है वो सारी फिक्स होती हैं, इतना ही साइज़ का होगा वो उसका मेमोरी, इतना ही इसका साइज़ होगा, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक क्या कहते हैं कि आर वंस विच एक्सपेंड और श्रिंक एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। अच्छा, डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जितना जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ऑटोमेटिक जो है उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी मेमोरी साइज़ भी जो होती है बढ़ती चली जाएगी, उसे हम कहते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। बढ़ती चली जाएगी या घटती भी चली जाएगी, ऐसा कह सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, मेमोरी को मैनेज करने के टेक्निक्स क्या है? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी बता चुका हूँ मैं। स्टैटिक क्या होता है? यूजिंग दिस टेक्निक मेमोरी इज रिवर्स्ड reserved by the compiler for variables declared in the program. This technique used for programming language Fortran में इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में क्या है? यूजिंग दिस टेक्निक मेमोरी इज एलोकेटेड डीएलोकेटेड फॉर वेरिएबल्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल। द डेटा टाइप पॉइंटर यूज्ड इन वेरिएबल्स दैट नीड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं ताकि इसका जो होता है मेमोरी का जो एलोकेशन का मतलब है मेमोरी एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती जा रही है या फिर घटती जा रही है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे डायनामिक में आता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस क्या होती है? अब क्या क्या ऑपरेशंस होती हैं डेटा स्ट्रक्चर में? ट्रैवर्सिंग हो गया, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, कॉपिंग, कंकैटिनेटिंग, स्प्लिटिंग, ये सारी चीज़ें जो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब हो गया हर एक रिकॉर्ड को एक एक बार जाके मिल लेना, मतलब एक बार चेक करना, और सो दैट सर्टेन टर्म्स इज रिकॉर्ड में भी प्रोसेस्ड, और उसका चेक करना कि वो वहाँ पर है भी या नहीं है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है। और सर्चिंग का मतलब है कि उस लोकेशन को सर्च करना, जो भी लोकेशन हम सर्च करना चाहते हैं, मतलब उस लोकेशन पर वो वर्ड स्टोर किया गया है। यानी मान लो AJAY मैंने टाइप किया, अब AJAY का हर एक वर्ड जो है मेमोरी में स्टोर किया गया है। ए दूसरे मेमोरी, जे दूसरा मेमोरी, ए दूसरा, वाई दूसरे मेमोरी में होगा। अब मुझे सर्च करना है कि वाई कौन से मेमोरी पे, कौन से लोकेशन पर है, तो वो हमारे सर्चिंग टेक्निक की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। और इंसर्टिंग में क्या है कि वाई से पहले मुझे इंसर्ट करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। डिलीट करना मतलब वाई को डिलीट कर देना, तो हम वाई को डिलीट कर सकते हैं, अजय में से वाई हट जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस में होती है। सॉर्टिंग, मर्जिंग ये हमारे में इस चैप्टर में नहीं है, मतलब कभी हम बाद में बताएंगे इसको। अब आते हैं एल्गोरिदम पे। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब ही यह होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप्स तरीके से सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम को ही एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं देखिए, फिनाइटनेस, डिफिनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, इनपुट आउटपुट, एल्गोरिदम के ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एन एल्गोरिदम शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एल्गोरिदम हमने लिखा है तो कुछ समय बाद वो जो है बंद भी हो जाना चाहिए एल्गोरिदम, ये नहीं कि चलता ही है, उसको स्टॉपेज लाइन भी होनी चाहिए। डिफिनाइटनेस, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज प्रिसाइजली डिफाइंड, कि इस कंडीशन के बाद जो है स्टॉप हो जाए या फिर इस कंडीशन को करने के बाद जो है स्टॉप हो जाए, वो हमारा डिफिनाइटनेस में आता है। जनरलिटी, कंप्लीटनेस क्या है, द रूल ऑफ द एल्गोरिथम आर कंप्लीट सो दैट इट कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इट। मतलब कहने का मतलब है कि जनरलिटी में क्या होता है कि जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी एरर ना हो, आधा अधूरा ना हो। इफेक्टिवनेस, ऑल द ऑपरेशंस यूज्ड इन द एल्गोरिथम आर बेसिक एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड मैकेनिकली, फॉर एग्जांपल द ऑपरेशंस ए डिवाइडेड बाय बी इज इफेक्टिव। सारे इफेक्टिव होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि उसको हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने गलत डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसा हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। इनपुट और आउटपुट कहने का मतलब है इनपुट जो देंगे हम, जो आउटपुट निकलेगा हमारा जो फाइनल स्टेप्स होगा, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम में ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से कैसे होता है, जैसे कि अगर कोई आपने प्रोग्राम लिखना है कि सम करना है ए प्लस बी का, उसका प्रोग्राम आपने लिखा है, तो उस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रोल होना चाहिए कि आप कहीं आधा अधूरा प्रोग्राम लिख के छोड़ दो, जैसे ए प्लस बी को आपने ए प्लस लिख दिया, बी लिखना भूल गए, तो आपका वो प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। ये सारी पॉइंट्स आपको उसमें आने चाहिए एल्गोरिदम के अंदर। एल्गोरिदम नोटेशन में हमारे आते हैं, दिस सेक्शन डिस्क्राइब द फॉर्मेट दैट इज यूज टू राइट एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को किस तरीके से लिखना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट आता है, जैसे कमेंट्स हो गया, वेरिएबल नेम्स हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट होगी, गो टू स्टेटमेंट, स्टेप्स, टर्मिनेटेड, कंडीशनल फ्लो, और डबल अल्टरनेटिव फ्लो चार्ट, मल्टीपल अल्टरनेटिव, रिपीटेटिव फ्लो, ये सारी जो हैं सब एल्गोरिदम, ये सारी जो हैं हमारे किस में आते हैं, एल्गोरिदम में लिखने का तरीका है, इस तरीके को हम पढ़ते हैं। देखिए एल्गोरिदम नोटेशन में देखिए, दिस सेक्शन डिस्क्राइब द फॉर्मेट दैट इज यूज टू राइट एल्गोरिदम थ्रू आउट द टेक्स्ट। जैसे कमेंट्स हो गया, कमेंट्स आर स्पेसिफाइड विद द यूज ऑफ ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो है इसको कमेंट्स में लिखते हैं, ताकि जो एल्गोरिदम लिखा है हमने किस लिए लिखा है वो सारा चीज़ हम उसको बता सकें एग्जामिनर को, ठीक है। कमेंट्स हेल्प द रीडर्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का जो स्टेप है वो किस लिए लिखा है वो हमारा अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको कमेंट्स में लिखते हैं। वेरिएबल नेम्स में हम, वेरिएबल नेम्स विल यूज़ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल पीटीआर, लिंक, ये वेरिएबल नेम्स हमेशा जो है कैपिटल लेटर में हमें लिखनी है, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट पता ही होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल्स टू साइन, हमारा जो स्टेटमेंट है वो इक्वल टू के बाद आना चाहिए, उसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, डेटा में बी इनपुट एंड assigned to variables by mean of read statement and data in variables may be output by means of write statement। अब जो इनपुट एंड आउटपुट है डेटा का, वो हमारा रीड स्टेटमेंट में होता है इनपुट, और आउटपुट हमारा जो होता है राइट स्टेटमेंट में होता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे ही आप इनपुट में जो होता है आप टाइप करते हो कुछ भी, वो रीड में वो पढ़ेगा पहले, मतलब प्रोसेस करेगा पहले वो उस चीज़ को कंप्यूटर, फिर आउटपुट के तौर पर वो हमें दिखाएगा लिखा हुआ कंप्यूटर में स्क्रीन पर, उसे हम कहते हैं राइट स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ रीड स्टेटमेंट इज रीड वेरिएबल्स नेम्स, फॉर एग्जांपल रीड ए बी सी। फॉर्मेट ऑफ राइट स्टेटमेंट इज राइट मैसेज एंड और वेरिएबल नेम्स, राइट एक्स वाई,
राइट, सॉल्यूशन एक्स, राइट, नो रियल सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हैं जो राइट में आ सकती है। अब गो टू स्टेटमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल में भी ट्रांसफर टू स्टेप एंड ऑफ द एल्गोरिदम बाय द गो टू स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेप्स, several statements appear in the same step. For example, set I equals to 1, j equals to 1 and k equals to 5। ये सारी जो हमारे सेट है सेट के अंदर आता है, इसको हम सेट करते हैं कि i जो है 1 के इक्वल होना चाहिए, उसको हम सेट में लिखते हैं, ठीक है। एंड ऐसे लिखेंगे सेट k इक्वल्स टू 5। अब किसी चीज़ को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम सेट पहले लिखेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। टर्मिनेटेड स्टेटमेंट, द एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड व्हेन द स्टेटमेंट एग्जिट। टर्मिनेटेड मतलब एग्जिट हो जाना लास्ट में, जब कंप्लीट हो जाए स्टेटमेंट। कंडीशनल फ्लो यानी इस कंडीशन के बाद ये सारी चीज़ें काम करनी है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि ये होगा तभी ये होगा, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सब एल्गोरिदम, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको सेकंड सेम में बता चुका हूँ। सेकंड सेमेस्टर कहने का मतलब है इसकी जो हमारी जो है सी लैंग्वेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। एल्गोरिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है और टाइम स्पेस जो होती है उसे हमें इसमें बताना है कि कितना एल्गोरिदम जो है कितना ज़्यादा हार्ड है और कितना टाइम ले रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसका पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए द टाइम नीडेड बाय एल्गोरिदम इन एग्जीक्यूशन, द टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। वी काउंट ओनली की ऑपरेशन बिकॉज टाइम फॉर द अदर ऑपरेशन इज मच लेस देन और एट द मोस्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द की ऑपरेशन, दस द नंबर ऑफ की ऑपरेशन शुड बी मिनिमम ऑफ गुड एल्गोरिदम। कहने का मतलब है अगर की ऑपरेशंस जो होते हैं वो कम टाइम में हो जाता है तो हमारा एल्गोरिदम जो है बहुत ही बढ़िया कहलाता है, क्योंकि कम टाइम में ऑपरेशंस हमारा प्रोसेसिंग जो हो जा रही है। द टाइम इज़ मेजर्ड बाय काउंटिंग, समझ रहे हैं, टाइम नीडेड बाय एल्गोरिदम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उसको रन करना, कोई भी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको आप रन करोगे, रन करने के बाद वो प्रोसेस करेगा डेटा को, और वो कितने देर में प्रोसेस कर रहा है उसको हम टाइम कहते हैं, उसको फाइंड करने का, ठीक है। द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम, अब उस जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, जो प्रोग्राम लिखा है हमारा, वो कितने मेमोरी ले रहा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको भी हम ऐसे दर्शाता है। जैसे द स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मिनिमम ऑफ मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम। द एल्गोरिदम शुड रिक्वायर्स द मिनिमम कंप्यूटर मेमोरी टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। देखिए but there is always a time space trade off. The time space trade off refers to the choice between algorithm solutions. Complexity of an algorithm, देखिए the complexity of an algorithm is a function fn which measures the time and or space used by an algorithm in terms of the input size n। ये complexity जो होता है एल्गोरिदम का वो कैसे हम पता लगाते हैं, जैसे कोई टाइम हो उसका कितना टाइम में जो होता है वो ले रहा है और कितना स्टोरेज ले रहा है, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिदम की, कि कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा है वो एल्गोरिदम, उसको प्रोसेस करने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रही है, उसे हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। वो मुश्किल किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा ले रहा है या फिर वो स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, तो उस वजह से वो मुश्किलें आ जाती हैं। ये सारे पता करने के लिए देखिए टू ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम वी जनरली फाइंड द फॉलोइंग केसेस, जैसे वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन फॉर एनी पॉसिबल इनपुट। एफ ऑफ एन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वर्स्ट केस कहलाएगी। जो एवरेज जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो एवरेज केस में आ जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बेस्ट केस में आएगी, बेस्ट केस में, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ बिग और नोटेशंस क्या होती है, देखिए
ए फंक्शन मान लो एफ एन इज डिफाइंड टू बी ओ जी एन, दैट इज़ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओ जी एन। बस बिग ओ नोटेशन को ऐसे डिनोट किया जाता है। इतना बस ध्यान रख लीजिए। उसके बाद इस पे आ जाइए, देखिए 5n⁴ 2 + 4n+3। अब जितना पावर है ना n की, बस उसको हम ऐसे लिख देंगे O⁴n⁴2, बस O⁴2 ब्रैकेट में, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 1 1 2 3 है, तो ये हमारा O 1 बस लिखाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। n+log n ऐसा आ रहा है तो बस n लिख दो, इज O n, बस ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये लिख के आपको बता देना है एग्ज़ाम में, ये होता है बिग ओ नोटेशन। बस कंप्लीट हो गया आपका शॉर्टकट में, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ए ऑफ साइज एन, फाइंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक एल्गोरिदम लिखिए, सम को फाइंड करना किसी एरे के अंदर एन, जिसकी एरे की साइज़ एन है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी निकालना है और उस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम भी निकालना है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना है एल्गोरिदम का। अब इसको कैसे निकालोगे, देखिए सम करने के लिए स्टेप 1 में क्या है, सम द वैल्यूज़ इन एरे। एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी उसको सम करना है। तो सम की जो शुरुआत में वैल्यू होगी 0 होगी। रिपीट फॉर i = i to n। अब फॉर लूप हम लगा देंगे, i को हमने 1 पहले कर दिया और 1 से लेके n नंबर तक वो जो है रिपीट करता जाएगा, ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे एरे के अंदर। और सम प्लस एरे ऑफ i कर देगा। अब जो सम के अंदर जो भी आएगा उस सम को प्रिंट कर देगा एरे प्लस करके एरे ऑफ i का, एरे ऑफ i के साथ प्लस कर देगा सम को। एरे ऑफ i मतलब समझ रहे हो ना, 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर होंगे उन सब का सम करके ये हमारे सम के अंदर स्टोर कर देगी वैल्यू। एंड ऑफ फॉर लूप, उसके बाद फॉर लूप का एंड कर देंगे, फिनिश कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड द एग्जीक्यूशन टाइम। अब एग्जीक्यूशन टाइम को फाइंड करने के लिए कि कितना टाइम लगाया है इसको सम करने में, वो टाइम निकालना है। फर्स्ट आइसोलेट द की ऑपरेशन। तो हमें की ऑपरेशन का मतलब है इसको करने के लिए जो ऑपरेशन लगा है कितना टाइम लगा है उसको देखिए। इन दिस एग्जांपल की ऑपरेशन इज द एडिशन दैट ऑकर्स व्हेन अनदर एरे वैल्यू इज एडेड टू द वेरिएबल सम। अब सम निकालने के लिए हमें जो ऑपरेशंस लगे, कितना टाइम लगा है एडिशन करने में, वो देखिए। आफ्टर द की ऑपरेशन इज आइसोलेटेड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट इज एग्जीक्यूटेड इज काउंटेड इन दिस एग्जांपल। अब जो जितने भी टाइम लगा है उसको सब करने में वो हमने काउंट कर लिया है। द नंबर्स ऑफ एडिशंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ एन। अब जो हमारे जो एडिशन वैल्यू जो होगी वो एन होगी, ठीक है। हैंस दिस एल्गोरिथम हैज़ एग्जीक्यूशन टाइम प्रोपोर्शनल टू एन। अब एन के प्रोपोर्शनल में ही होगा, जितने नंबर्स होंगे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है टाइम निकल के आएगा। मतलब एरे के अंदर जितने सारे नंबर्स होंगे, ये जो 1 से लेके एन तक है ना, तो ये हमारे एन पे डिपेंड कर रहा है इसका जो टाइम है एडिशन का। इसलिए हमने यहाँ पर जो एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका आंसर निकाल दिया एन, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड अनदर वे, जैसे कुछ भी हो। अब देखिए हैंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। अब टाइम निकल गया तो कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम इज़ ओ एन, हैंस एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, बस ओ एन लिख दिया क्योंकि एन टाइम लगाया है उसने, तो हमने ओ बिग ओ नोटेशन को हम ऐसे लिखते हैं ओ एन, बस हमारा आ गया। यही इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। बस इतना आप समझ लीजिए, याद करने का तरीका है सिंपल सा। ओके, अब चलते हैं हम आगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है। ऑल्दो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट सम स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, बट दे आर नॉट इनफ फॉर मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। So programming language usually support creating new data types in terms of structured types. This can be done in C language by defining a struct. अब देखिए कहने का ये मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा रखा है आपको कि सी लैंग्वेज के अंदर जो होता है कीवर्ड्स होते हैं, जैसे
रियल नंबर, रियल हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर, ये सारी डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स किस किस के डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे उस डेटा को हम किस टाइप में लिखें उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये आप किस में लिखोगे, कौन से डेटा टाइप के अंदर आप इसको डिनोट करोगे, इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने देखिए डेटा के कितने टाइप हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, और भी हैं कई तरीके। तो हमने इंटीजर में 1 2 3 लिख दिया, रियल में हम क्या लिख देंगे, -1 2 या फिर -1.3, ये हमारा रियल में आ गया। कैरेक्टर में आ गया AJAY अजय, ठीक है, ये सारे हमारे कैरेक्टर में आ गए। अब देखिए कि इंटीजर, रियल और कैरेक्टर में आ गए हमारे, बट दे आर नॉट इनफ फॉर मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली सपोर्ट क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप्स। अब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना ही होने से जो है हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग में हमें सहायता नहीं मिल सकती है। इसलिए हम जो है अलग से हम अपना डेटा टाइप बनाना चाहते हैं तो जो है हम अलग से बना लेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए कोई सी लैंग्वेज में हमें सिर्फ इंटीजर, रियल, कैरेक्टर ये सारे दिए हैं, तो हम उसमें दूसरा अपने तरह से डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, तो उसको हम, और ये सारी सुविधा जो है सी लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में ऐसा हमारे पास दिया गया है कि आप जो स्ट्रक्ट का यूज़ करके, स्ट्रक्ट, ये देखिए STRUCT, स्ट्रक्ट, इसका यूज़ करके हम जो है हेडिंग में इसका यूज़ करके हम इसमें डेटा टाइप्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम इनके अलावा कोई दूसरा डेटा टाइप लेना चाहते हैं तो हम उसको बना सकते हैं, उस डेटा टाइप को स्ट्रक्ट के माध्यम से, जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, ये मेथड, ये सुविधा, ठीक है। However, just by defining a structure type, the operations applicable to objects of that type cannot be specified. This is why the concept of an abstract data type is required. The combination of data object together with its operators is called an abstract data type. Abstract data type का मतलब होता है combination of data object together and with its operator. ऑपरेटर के साथ जो होता है डेटा का कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करना, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं हम इसको, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन डिफाइंड ऑन दैट मॉडल। दो तरह के डेफिनेशन है इसकी, आप याद कर लीजिएगा। सेट्स ऑफ इंटीजर्स टुगेदर विद द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन इंटरसेक्टिंग, इसको छोड़िए। Difference between data type, data structure and entity. Although the terms data type, data structure and abstract data type sound alike, they have different meanings. इसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे the data type of a variable is set of values that the variable may assume. For example, a variable of type boolean can assume either the value true or the value false, but no other value. An abstract data type is a mathematical model together with various operations defined on the model. To implement an ADT algorithm is in a given programming language, we must find some way of representing of ADT terms and mathematical model. Okay, collection of variables. As the term data structure refers to a collection of computer variables that are connected in a specific manner, more precisely and formally. देखिए डेटा टाइप में मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि डेटा टाइप में वो होते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू हो गई, आपकी फ्लोट वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, ये सारी हमारी डेटा टाइप्स हो गए। बट हमारा जो ADT हो गया, कहने का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो वो क्या, उन दोनों डिफरेंस ये है कि इसमें हम अलग से मैथमेटिकल प्रोग्राम होता है हमारा, मैथमेटिकल तरीके से हम उसको डेटा टाइप को हैंडल करते हैं, वो हमारा ADT में आता है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है ये तो मैंने आपको ऊपर पहले बता रखा है, ठीक है। अब स्ट्रिंग पे आ जाता है। ए फिनाइट सीक्वेंस ऑफ 0 और
मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर जो होता है 0 से लेके कितने भी टाइप्स के हमारे जो होते हैं वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू हम स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वो हमारी जो है सम वगैरह ना हो। तो जैसे स्ट्रिंग का मतलब अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हो तो हमारा जो है वो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ दिख जाएगा, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। द नंबर, देखिए, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड इट्स लेंथ। द स्ट्रिंग विथ 0 कैरेक्टर इज कॉल्ड द नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए ये जो शिवांक है, ये जो किसके अंदर है, सिंगल कोट्स के अंदर शिवांक लिखा हुआ है। अगर ये शिवांक ना लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वो हम एम्प्टी स्ट्रिंग कह देते हैं हम, ठीक है। और जो शिवांक की कितना कैरेक्टर्स हैं, उस पूरे कैरेक्टर्स का जो काउंटिंग है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। और ये जो होता है द स्ट्रिंग विल बी डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग देयर कैरेक्टर इन सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम इसको स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए ये जो सिंगल कोटेशन 2 बार है, बट बीच बीच में हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा जो है एम्प्टी हो गया। स्ट्रिंग विद लेंथ 0, जिसकी लेंथ हमारी 0 है। शिवांक गोयल इज स्ट्रिंग विद लेंथ 12, इसकी लेंथ 12 है। इसमें जो हमने स्पेस दिया ना, ये स्पेस भी काउंट होता है स्ट्रिंग के अंदर, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नोट दैट ब्लैंक स्पेस इज आल्सो कैरेक्टर एंड हेंस एट्रीब्यूट्स टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए इसमें भी बोला गया है कि ब्लैंक स्पेस जो होता है कैरेक्टर के बीच में, उससे भी हम वो हमारे लेंथ के अंदर काउंट किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग ऐसे फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज हो गया, वेरिएबल लेंथ और लिंक्ड स्टोरेज होगी। फिक्स्ड लेंथ मतलब हमने पहले से डिफाइन कर दिया है कि वो जो उसकी जो लेंथ है इतना ही होगा, 80 कैरेक्टर के अंदर 80 में ही हम उसको लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उसे हम फिक्स्ड लेंथ कहेंगे, ठीक है। वेरिएबल लेंथ में क्या होता है, in our previous example we assume that the length of a string is 80 character, but the length of a string can also be above or below 80. We read a string till its end irrespective of blank spaces. A string contains 25 useful characters followed by 55 blank spaces, then we would waste a considerable amount of time of reading the entire string. Length string in memory cells with fixed length can be done in two general ways. One can use a make marker such as $2 signs to signal the end of the string in C, the null character 0. देखिए फिक्स्ड लेंथ में हमारी जो स्टोरेज है फिक्स हो जाती थी, जिसके वजह से हमारे पास स्पेस अगर बच भी जाता था तो वो हमारा वेस्ट हो जाता था, और बाकी जो हम उस मेमोरी में जो भी लिखते थे उसे ढूंढने में भी टाइम लग जाता था, क्योंकि स्पेस बच जाता था, जिस वजह से हम दूसरा वेरिएबल लेंथ स्टोरेज की मदद से हम इसको जो है ठीक करते हैं। जैसा कि इसमें पता है कि पहले जो हमने 80 हमने लिया था लेंथ स्ट्रिंग का, उसके अंदर हमारे जो यूज़फुल है वो तो हमारे पास 25 ही हैं, 55 ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं वो बच जाती हैं, जो वेस्ट में हो जाता है। उस वेस्ट को हटाने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। पहला, वन कैन यूज़ ए मार्कर सच एज $2 साइंस। ये हमने $2 साइन का यूज़ करके हम उसको जो बचा हुआ जो वेस्टेज है उसको हम हटा सकते हैं। एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लास्ट में इन सी द नल कैरेक्टर्स 0 इज यूजफुल रिप्रेजेंट द टर्मिनेशन स्ट्रिंग। उसके बाद ये जो हमारा सी के अंदर हम ऐसे हम लिखते हैं तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, बंद हो जाता है उसके बाद, ठीक है। ये देखिए मेन के बाद ये लिखने पर $, लगा दिया, जिसमें लेंथ इसकी जो 6 के 6 रही, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेन के अंदर कितने
कैरेक्टर आए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमारे पास 6 लेंथ हो गई इसकी। तो डबल डॉलर से पहले हमारे पास एक स्पेस था बस, तो इसलिए हमारे इसकी लेंथ जो है 1 आई। ठीक है, ऐसे ही इंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारा जो है 11 थे इसमें, तो लेंथ हमारी 11 आ गई। ठीक है, यह है इसका मतलब। अब चलिए आगे चलते हैं हम। लिंक्ड स्टोरेज क्या होता है कि इंसर्शन हो या डिलीशन हो कुछ भी चीज़ का, जैसे अजय में मैं अजय से पहले मान लो के ऐड करना चाहता हूँ, तो वो इंसर्शन हो गया। डिलीशन मतलब अजय में वाई डिलीट करना चाहता हूँ, अजय जो लिखा हूँ स्ट्रिंग के अंदर वाई को डिलीट करना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन मतलब वाई की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ या फिर उसके जगह पे। ये सारी चीज़ें जो हैं लिंक्ड स्टोरेज में हम कैसे करते हैं, देखिए। कॉज डिफ़िकल्टीज व्हेन वी यूज़ स्ट्रिंग फॉर फिक्स लेंथ। अगर हम फिक्स लेंथ का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वेरिएबल लेंथ विद फिक्स्ड मैक्सिमम, सो वी लुक फॉर अनदर रिप्रेजेंटेशन लिंक्ड स्टोरेज। या फिर हम वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं तो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब करना, तो उसके लिए हम अलग से एक और मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, इसका एक पूरा चैप्टर भी है, बाद में हम डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, ये हमारा ए लिंक लिस्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नोट्स, और जिसमें हमारे नोट्स होते हैं, उस नोट्स के कलेक्शन को हम लिंक लिस्ट में हम जो है एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। वो देखिए कैसे करते हैं। और लिंक किस के मदद से, विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। देखिए, लेट अस कंसिडर ए स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। सपोज 1 कैरेक्टर इज स्टोर्ड पर नोड। मान लीजिए एच जो है हमारा एक नोड के अंदर एच लिखा हुआ है। अभी जो जहाँ पर एच लिखा हुआ ना, इस पार्ट को हम इन्फो पार्ट कहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन पार्ट, जहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। और दूसरे वाले पार्ट में जो पॉइंटर जो डिनोट करता है कि दूसरा नोड जो है, ये वाला नोड, इन दोनों बॉक्स को एक नोड कहा जाता है। ठीक है, दो बॉक्स बनकर एक नोड बनती है। उस नोड को मान लीजिए ये जो दूसरा बॉक्स है हमारा, इसमें हमारा लिंक होता है किसका, दूसरे नोड का एड्रेस का लिंक होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर इस दूसरे वाले नोड में भी ये जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर किसका लिंक है, तीसरे नोड का। ठीक है, तीसरे नोड का जो एड्रेस है उसका इसमें स्टोर कर रखा है। ठीक है, जैसे ही ये वाला कंप्लीट होता है उसके बाद इसके पास चला जाएगा, क्योंकि वो लिंक पड़ा है उस एड्रेस से। समझ रहे हो ना। ऐसे ही HELLO हेलो, उसके बाद ये ब्लैंक बचता है, तो ब्लैंक जैसे ही आएगा नोड, ब्लैंक नोड जैसे ही आता है वो जो है बंद हो जाएगा हमारा स्टेप। ठीक है, मान लीजिए हेलो के बाद जो है वर्ल्ड है, स्पेस है, तो हमने स्पेस को भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे स्पेस दे रखा है बस। तो स्पेस के बाद जो हमारा वर्ल्ड शुरू होता है, WORLD वर्ल्ड, उसके बाद नल आ जाता है। देखिए नल, इस पॉइंटर में दूसरा कोई किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा यहीं पर स्टेप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट इस केस में क्या था कि पॉइंट कर रहा था वो। ठीक है, ये पॉइंट कर रहा था। नाउ इफ़ वी एज्यूम दैट 4 कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड पर नोड, देन फिगर ये हमारी हेलो जो होगी ऐसे, वर्ल्ड ऐसे हो गया। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन जो होती है, लेंथ हमारी जो होती है वो बचा देता है ये कम लेंथ के अंदर। ठीक है, और स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या क्या आती हैं, जैसे उसका लेंथ हो गया, इतने लेंथ में हम लिख सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, मतलब अजय कुमार यादव है तो अजय कुमार और यादव इन तीनों को एक साथ जोड़ के लिख सकती है। जैसे राम कुमार है तो राम कुमार को देखिए एक साथ लिख दिया, इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब स्ट्रिंग्स होंगे इसके, इंडेक्सिंग, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट पैटर्न मैचिंग छोड़िए इसको, बस जितना मैंने आपको बताया इतना कर लीजिए, ये बेसिक के लिए बहुत है। इतना एग्ज़ाम में भी आप इतना भी लिख देते हो तो बहुत है इतना। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा। ओके।